हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन, ठीक है। और ग्रेविटेशन में बताया था कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे किससे आते हैं, ग्रेविटेशन से आते हैं। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी तुम्हारा यही कुछ मामला है। इससे भी तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे क्या आते हैं, तुम्हारे एनडीए के एग्जाम में आते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं उस दिन ग्रेविटेशन पढ़ाया था तुमको, आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों शुरू कर रहा हूँ। तो देखो, हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है ये सितंबर में होने वाला है, और सितंबर यार बहुत पास आ गया है, इसलिए मैं 2 चैप्टर्स को पैरेलल लेके चलूंगा, ठीक है। तो पैरेलल लेके चलने से क्या होगा कि तुम्हारा एक साथ दोनों चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। मतलब एक दिन की उसके ऑल्टरनेट में वीडियोस आएंगी। देखो, ये वीडियोस आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब ऑल्टरनेट वीडियोस आएंगी। एक वीडियोस तुम्हारी ग्रेविटेशन की आएगी इस दिन, मतलब मान लो एम डब्ल्यू एफ में तुम्हारी क्या आएगी, ग्रेविटेशन की वीडियो आएगी। और तुम्हारा टीटीएस में तुम्हारी किसकी आएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। तो यार देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, और तुम्हारे एग्जाम में अच्छा खासा ये भी वेटेज उठाता है। तो चलो इसको शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले तुमको जानना होगा चार्ज क्या होता है, ठीक है। क्या जानना होगा कि चार्ज क्या होता है। तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले जानना होगा कि चार्ज क्या होता है। अब देखो, चार्ज चार्ज से ही तुम्हारा बना क्या है, करंट बना हुआ है, ठीक है। और उसी करंट की हम यहाँ पे बात करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। तो आओ तुमको चार्ज समझाता हूँ क्या होता है। सपोज तुम एटम के बारे में जानते हो ना, कि ये एटम होता है और ये क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके अराउंड क्या करते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तुम जानते हो कि नहीं, प्रोटॉन का जो तुम्हारा चार्ज होता है वो कितना होता है, तुम्हारा +1 होता है। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। ये चीज़ जानते ही हो, प्रोटॉन का चार्ज तुम्हारा कितना होता है, +1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हारा कितना होता है, -1। तो यही चीज़ जो है, यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही तुम्हारे क्या है, चार्ज है। प्रोटॉन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरीके से, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को हम लोग किसके लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसी यही जो तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें करंट तुमको कंडक्ट करवाओगे, जिसमें हीट एनर्जी कंडक्ट होती है, वहाँ सब जब भी कोई चीज़ बोले, जब भी कोई इंसान बोले कि चार्ज, तो चार्ज से मतलब इतना जाना करो कि वहाँ वो इंसान इलेक्ट्रॉन को या फिर प्रोटॉन को रेफरेंस देना चाह रहा है, समझ गए। तो चार्ज तुम्हारा यही होता है। अब चलो तुमको आगे समझाते हैं कि ये चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होती है, और कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। तो देखो, चार्ज सपोज क्या है कि तुम्हारा एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज क्या है कि तुम्हारा ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब एक तार ले लो, कॉपर का ही वायर ले लो, ठीक है। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो पता ही है ना कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी मेटल हो, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो, नॉर्मल कंडीशन में तो तुम जब भी एक समझो, ये क्या है, तुम्हारा एक तार है, क्या है तुम्हारा, ये एक तार है, या फिर समझ लो ये कोई भी एक कंडक्टर है। ये सब नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है, और मैं इसको अगर छू रहा हूँ तो मुझे क्या करंट लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें करंट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इतना रैंडमली मूव कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के चार्ज को खुद ही निगलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के चार्ज को खुद ही निगलेक्ट किए जा रहे हैं। इस वजह से इसमें कोई भी करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो, जब भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक्सटर्नल सोर्सेस कनेक्ट कर देते हैं। जब भी क्या हुआ, इस कंडक्टर में हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस, सपोज क्या हुआ कि हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग एक बैटरी जब कनेक्ट किए 20 वोल्ट की, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलने का। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ पे होगा क्या, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स तुम देख रहे हो, इनका क्या शुरू हो जाएगा, मूवमेंट। इनका मूवमेंट किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन के साइड, सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, इस मूवमेंट से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करेंगे, और ये किधर आ जाएंगे, तुम्हारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में घुसेंगे। और फिर इन साइड द बैटरी क्या होगा कि तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को वापस से निगेटिव भेजा रहेगा, और फिर उसका यहाँ से इस तरीके से सप्लाई होगी। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से शुरू हो गया एक क्लोज सर्किट में, तो तुम्हारा करंट का फ्लो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और जो तुम्हारा करंट का फ्लो किस साइड फ्लो शुरू होगा, इस साइड, यानी कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन से इनका फ्लो इधर है, तो तुम्हारा करंट का फ्लो किधर शुरू होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो, यहाँ भी यही मैंने लिखा हुआ है कि जो करंट है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो तुम्हारा करंट होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू करंट इज इक्वल्स टू Q बाई टी, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, करंट इज इक्वल्स टू Q बाई टी। अब देखो, इसकी यूनिट हम लोग यहाँ एम्पियर लिए। अब बात करते हैं डायरेक्शन की।
तो मैंने डायरेक्शन में तुम्हें बताया ना कि इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारे पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की साइड टू द बैटरी अगर फ्लो कर रहे हैं, तो तुम्हारा करंट किस साइड फ्लो कर देगा, अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज। करंट देखो यहाँ दो डेफिनेशंस होती हैं, जो तुम्हारा करंट होता है, जो तुम्हारा आई की डायरेक्शन होती है, ये होती है, वेट करो रेड कलर से दिखता नहीं है यार, जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज पॉजिटिव चार्ज, सेम एज पॉजिटिव चार्ज, सेम एज पॉजिटिव चार्ज। बट अगर इसको निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखो तो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट टू द निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑपोजिट टू द निगेटिव चार्ज, ये किधर हो जाएगी, अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज। यानी कि अगर तुम्हारा देखो, अच्छा निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज का सेंस है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जो तुम्हारा करंट होगा, तुम्हारा करंट किधर चलेगा, इस साइड चलेगा, समझ गए, मतलब अपोजिट टू द। और देखो जिस साइड करंट चलता है हम लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा करंट की डायरेक्शन में ही चलता है। ठीक, अब देखो चार्ज की बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में, ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कई जगह पढ़े होगे, 9th-10th अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होगे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा हाँ, तुम्हें एक चीज और बताना था, ये जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये जो पॉइंट्स अपनी पीपीटी में डालता हूँ, यहाँ पे जो लिखता हूँ, देखो ये पॉइंट ऐसा नहीं होता कि बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स के तरीके से इन पॉइंट्स को लिखना है, और इस तरीके से कि तुम्हारा वन वर्ड तैयार होता जाए, या फिर ऐसे तुम्हारे क्वेश्चंस तैयार होते जाए जो वन वर्ड में आए और तुम तुरंत कर दो, तो इन पॉइंट्स को तुम ध्यान में रख लो। जैसे कि अगर तुमसे करंट की डेफिनेशन पूछ लेगा तो तुम ये बता सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तुम ये बता सकते हो, अगर तुमसे करंट का इक्वेशन पूछेगा तो तुम ये बता सकते हो, एम्पियर पूछेगा तो ये बता दोगे। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बता सकते हो, समझ गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गई करंट के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो करंट डेंसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ देखो दो चीज़ के बारे में बात करनी है, एक तुम्हारा करंट डेंसिटी के बारे में बात करनी है, एक तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। तो देखो अभी तक तो तुमने पढ़ा कि करंट क्या होता है। ठीक है, करंट तुम्हारा किससे आता है, चार्ज के मोशन से आता है। यानी कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पे क्या होगा कि तुम्हारा करंट एक तरीके से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो अलग अलग तुम्हारे कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि करंट डेंसिटी आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। तो अब हम यहाँ पे ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो करंट डेंसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छा ये बताओ डेंसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, डेंसिटी का सीधा सा सिंपल सा मतलब ये होता है कि सपोज ये तुम्हारा क्या है, एक एरिया है, क्या है, एक एरिया है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे रहते हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ लोग यहाँ पे रहते हैं, इन द सेंस मतलब तुम्हारा मटेरियल, एक वॉल्यूम, एक एरिया के रिस्पेक्ट में, यानी कि किसी भी जगह के रिस्पेक्ट में वहाँ कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वहाँ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट है, कम प्रेजेंट है, यही तुम्हारा क्या दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है, समझ गए। यानी कि हिंदी में अगर इसको बोलो तो घनत्व बोलते हैं, कि कितना घना हुआ है वो पार्टिकल। तो ये क्या होता है, तुम्हारा डेंसिटी हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये बात करते हैं कि तुम्हारा करंट डेंसिटी क्या होता है। अभी ये तो तुमने डेंसिटी समझ लिया, अब देखो इस डेंसिटी को करंट के फॉर्म में समझो कि ये करंट डेंसिटी क्या होता है। देखो सपोज तुम्हारा ये क्या है कि एक कंडक्टर है। अच्छा एक चीज ये भी नोटिस करना कि मैं तुमको हर एक एग्जांपल कंडक्टर से लेके पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन होता है ना, ये तुम्हारा वायर्स में होता है, यानी कि वायर फॉर्म के कंडक्टर में होता है। इसीलिए मैं हमेशा किस में पढ़ा रहा हूँ तुमको, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, जिसमें कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो तुम्हें बता दिया ना कि इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम्हारे इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो तुम्हारा करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, समझ गए। ये तो तुम लोग को पता ही है। अब देखो हाँ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, अब ये चीज बताओ। दो चीज होता है ना, एक एरिया होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, देखो एरिया तो तुम्हारा नॉर्मल सिंपल एरिया कहीं का भी ले लो, तुम स्लाइड का एरिया ले लो, रेक्टेंगल है, या फिर किसी का भी एरिया ले लो, तो सिंपल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कि सपोज क्या है कि ये तुम्हारा एक कंडक्टर था, ये क्या है कि एक कंडक्टर था। अब मैं इसको यहां से काट दिया, अब मैं इसको क्या किया, यहां से काट दिया। काटने के बाद जब मैं इधर देखूंगा और इधर मुझे कैसा एरिया दिख रहा है, क्या शेप दिख रहा है, सर्कुलर शेप दिख रहा है। तो ये जो सर्कुलर शेप है यही इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, समझ गए।
तो ये जो कंडक्टर है तुम्हारा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारा कैसा हुआ, सर्कुलर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारा कैसा हुआ, सर्कुलर, और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हम लोग इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो करंट डेंसिटी का सीधा सा सिग्निफिकेंस यहाँ पे यही है कि करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, यानी कि तुम्हारा कितना करंट फ्लो कर जा रहा है इस पर यूनिट एरिया से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। समझ गए। तो ये तुम्हारी क्या हो गई करंट डेंसिटी की, ये तुम्हारी इक्वेशन भी हो गई, डिफिनेशन भी हो गई, ठीक है। ये तुम्हारी करंट डेंसिटी की इक्वेशन भी हो गई और डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख लो करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। अच्छा हाँ, एक चीज और नोटिस करना, अगर मैं कहीं पे एरिया लिख रहा हूँ तो उसका सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर मैं कहीं पे एरिया लिखूंगा तो उसका सीधा सा सिंपल सा यही मतलब है कि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ। समझ गए। तो चलो अब आगे करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, ड्रिफ्ट से क्या मतलब होता है कि जैसे सुने हो ना, कोई कार को ड्रिफ्ट कर रहा है या कोई बाइक को ड्रिफ्ट कर रहा है, कोई भी तुम साइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो तो ड्रिफ्ट कर जाती है। ड्रिफ्ट करना मतलब अचानक से स्लिप कर जाना, अचानक से मूव कर जाना। समझ गए। तो देखो क्या होता है कि जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सपोज ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तुम इसको कनेक्ट करोगे या फिर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से इनको पावर दोगे तो ये क्या करेंगे कि मूव करना स्टार्ट करेंगे, और इनका जो मोशन होगा वो रैंडम होगा, ठीक है। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव करने लगेंगे। तो जो इनके रैंडम मूवमेंट की जो वेलोसिटी होती है, जो इनके रैंडम मूवमेंट की वेलोसिटी होती है, जब हम उसका क्या लेंगे, एवरेज, ठीक है। जब हम उसका एवरेज लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। मतलब इस एवरेज वेलोसिटी जब हम लेंगे, सॉरी, यहाँ जब हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे इन सारी वेलोसिटीज का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और देखो मैंने तुमको यहाँ भी ये चीज बताया है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वीडी से। तो यहाँ पे देखो वीडी का क्या फॉर्मूला बनते हुए आता है कि तुम्हारा वीडी जो होता है ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए। तो तुम्हारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो यही आता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, उनकी कुछ वेलोसिटीज हैं, ठीक है। वो जो छोटी छोटी वेलोसिटीज हैं उन सारी वेलोसिटीज का जब तुम एवरेज ले लोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सपोज की एक ऐसे तुमको एक एग्जाम्पल, मतलब प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम इन द सेंस तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, करंट इलेक्ट्रॉन, देखो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमको बताता हूँ उसके बाद। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा करंट होता है ना, वो उसका फॉर्मूला एन ई ए इंटू वी डी, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी ये जो वी डी है, यहाँ पे ये जो तुम्हारी वी डी है, ठीक है, ये जो वी डी है ये क्या है, तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो वीडी है ये तुम्हारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला एक तरीके से इसको नोट कर लो और इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आई क्या है, तुम्हारा करंट है, ठीक है। आई क्या है, तुम्हारा करंट है। एन क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ए यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यही है, ये क्या है तुम्हारा ए है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो वीडी है, वीडी क्या है, तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर तुम इसको कुछ हद तक इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, आई अपॉन एन ई ए, ठीक है। इसको तुम कैसे लिख लोगे, एन ई ए, तो तुम इसको इस तरीके से भी लिख लोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम ये भी नोट कर सकते हो, कुछ नहीं बस रीअरेंज करके मैंने बनाया है, तो इसको भी तुम ध्यान में रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे तुमको मैंने कितनी चीजें इंपॉर्टेंट बता दी, एक चीजें मैंने ये बताई, ठीक है, एक चीज तुमको मैंने ये इंपॉर्टेंट बताई, दूसरी चीज मैं तुमको ये इंपॉर्टेंट बताया, तीसरी चीज तुमको ये इंपॉर्टेंट, और ये सारे तुम्हारे क्या है, क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड तुम्हारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे आओ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे तीन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और ईएमएफ। देखो बच्चों को इन तीनों में बहुत प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन बहुत होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, और ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं क्लियर करता हूँ। तो पहले पे आते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। पहले पे आते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड तुम्हारा यहाँ पे नजर आ रहा है, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस का सीधा सा क्या मतलब होता है कि किसी भी दो चीज के बीच में
कंपैरिजन करो, ठीक है, और उसके में जितना भी जो भी रिजल्ट है, उस कंपेयर का जो भी रिजल्ट है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफरेंस। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि तुम्हारा ये क्या है कि एक बल्ब है, ये बल्ब का एक सिंबल होता है, ठीक है, हम लोग उसको इस तरीके से, जैसे देखो ये पीपीटी में तुम्हें एक बल्ब दिख रहा होगा जिसमें कि ये फिलामेंट दिख रहा है, और फिलामेंट को हम लोग ऐसे बनाते हैं, और ये जो इसका ग्लास केस है उसको हम लोग सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बल्ब का एक सिंबल है, और इसी बल्ब के सिंबल को तुम क्या करो कि तुम एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। इस बल्ब के सिंबल को तुम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जिसका कि 4 वोल्ट की ये बैटरी है। अब देखो ये जो 4 वोल्ट लिखने का ये मतलब होता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका वोल्टेज हम लोग कितना दिए, 4 दिए, और ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 4 वोल्ट लिखने का सीधा सा तुम्हारा ये मतलब होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम टर्मिनल ये पकड़े, टर्मिनल ए पकड़े, और इसको हम लोग क्या मान लें, टर्मिनल बी। अगर हम लोग अब ये देखें कि तुम्हारे ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ए के पोटेंशियल बी को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस देखें कितना ए और बी के कितना है, तो ये किस तरीके से आता है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल वी। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज। अब देखो ये जो वर्ड है ना वोल्टेज, सेकंड जो यहाँ पे टर्म है वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है वोल्टेज, ये तुम्हारा क्या है कि ये पोटेंशियल को दिखाता है, ठीक है। जो पोटेंशियल मतलब देखो वोल्टेज क्या होता है तुम्हारा कि यूनिट होती है किसकी, पोटेंशियल की होती है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज, जैसे सपोज इस पॉइंट का जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो 4 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये जो बल्ब है इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ठीक है, मतलब इस ये जो बल्ब है ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ये कितना ड्रॉप कर ले रहा है, मतलब ये जो यहाँ से हम लोग दे रहे हैं इसको वोल्ट दे रहे हैं, यानी कि इसको सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, जिस भी सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं उस सोर्स में कितना ड्रॉप कर रहा है, वही इसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल। और उसी की यूनिट हम लोग किससे लिखते हैं, वोल्ट, और वही यहाँ पे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, वोल्टेज। समझ गए? तो ये चीज समझे, मतलब किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस कितना ड्रॉप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है, और उसी की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज, ठीक। अब बात आती है ईएमएफ, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट तुम्हारा देखते हैं ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ। अच्छा, इस ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो ईएमएफ क्या है, तुम्हारा एक तरीके का फोर्स है। क्या है, एक तरीके का फोर्स है। अब ये लगता कहाँ है, थोड़ा सा इसका ऐसे सीक्वेंसाइज समझ लो तो तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि ये कहाँ लगता है। देखो ये क्या है, एक तुम्हारी ये बैटरी है, हम लोग ये बनाते हैं ना बैटरी, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तुम्हारी बैटरी का क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड से घुस जाता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहा वो क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड से घुस गया, ठीक है। और जो तुम्हारा करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल साइड यहाँ पे घुस गया। अब देखो यहाँ पे घुसने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि आके यहाँ पे क्या होगा, ऐसे 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 इस पे जम जाएगा, ठीक। अब जब यहाँ से भाई सर्किट, किसी भी सर्किट में से यानी किसी भी कंडक्टर में से, एक मिनट यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा अलग लेके इसको समझाता हूँ तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा यार चलो यहीं पे, यहाँ पे समझ लो। देखो सपोज क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको तुम लोग क्या किए हो, तुम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कर दियो, इसको क्या किए हो तुम लोग, बैटरी से कनेक्ट कर दियो, ठीक है। अब देखो जब ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में प्रेजेंट होंगे। जब तुम इसको बैटरी से कनेक्ट किए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर इधर मोशन स्टार्ट कर देंगे, इधर क्या करेंगे, इधर मोशन स्टार्ट कर देंगे। अब मोशन करने के बाद ये सारे आके किसमें घुस गए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में। ये वाला जो टर्मिनल है ये क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो तुम्हारा क्या है, ये बैटरी का क्या है, निगेटिव टर्मिनल। अब देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल में हम लोग क्या किए हैं, एक गैप दिखाए हैं, ठीक है, एक बड़ा सा यहाँ गैप दिखाए। अब भाई इलेक्ट्रॉन हवा तो है नहीं कि हवा में से ऐसे उड़ के आ जाएगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे ले आता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ।
उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, और ईएमएफ किसकी प्रॉपर्टी होती है, बैटरी की। यानी कि ये किसके अंदर वर्क किया, तुम्हारा बैटरी के अंदर वर्क किया। बैटरी जैसे देखो ये दो टर्मिनल है, मान लो ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से उठा के अगर इस टर्मिनल पे हम लोग ले आए तो उस पे जो फोर्स वर्क किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक, सेम पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल के बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, और यहाँ पे मैंने ईएमएफ समझा दिया, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, फिर तुम्हें ये तीन चीज जो यहाँ पे दी हुई है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगा। उसके बाद आगे ओम्स लॉ वगैरह का टॉपिक है, तो अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे डालो पोटेंशियल। ठीक है, ईएमएफ तो समझ में आ गया, अब यहाँ पे डालो पोटेंशियल। पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल मत डालो, डालो वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज क्या होता है या फिर उसका वोल्ट क्या होता है। ठीक है, देखो वोल्टेज क्या होता है तुम्हारा, पोटेंशियल क्या होता है, ये जब भी तुम एक कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी पॉइंट पे प्लेस्ड है, ये समझो ए पॉइंट पे ये प्लेस्ड था, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ पे तुम्हारा रखा हुआ है, ए पॉइंट पे। अगर मैं इसको बी पॉइंट पे यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है, कहाँ पे ले आऊंगा, इस बी पॉइंट पे ले आऊंगा, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस करवाऊंगा, और यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस करवाने पे मैं जितना वर्क डन करूंगा, जितना वर्क डन करूंगा पर यूनिट चार्ज के लिए, वही तुम्हारा क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, यानी कि वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज पोटेंशियल। समझ गए, इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, अब ये तुम्हारी हो गई पोटेंशियल। इसकी डिफिनेशन लिखवा दूं की हो जाएगा। चलो डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन तो लिखे ही होगे, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि होता कैसे है और काम कैसे करता है। तो देखो इस ये जो पिक्चर तुमको दिख रही है, यहाँ पे कितने लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे तुमको 3 लोग दिख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन ये तुमको दिख रहा है, सेकंड पर्सन तुमको ये दिख रहा है, और थर्ड पर्सन तुमको ये दिख रहा है। अब देखो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है कि इस सेकंड पर्सन को धक्का दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से समझो, ये जो करंट है, देखो सेकंड पर्सन तुम्हारा क्या है, करंट। अब करंट की टेंडेंसी क्या होती है, ये तुम्हारे कंडक्टर, ये जो येलो पूरा पोर्शन दिख रहा है शेडेड, ये तुम्हारा कंडक्टर है। अब क्या हुआ, ये जो सेकंड पर्सन था ये करंट की तरह इस तरीके से फ्लो होते हुए आया। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन रुका हुआ था, यहाँ पे मतलब थर्ड पर्सन का ये एरिया था, और वो कह रहा है भैया हम तुमको फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक रस्सी बांधी इस कंडक्टर पे या फिर इस रास्ते पे, और उसको छोटा करते गया, यानी कि पतला करते गया। इसको यहाँ से ये जो इस हद तक इसका होगा, यहाँ तक भाई इसका एरिया होगा, यहाँ तक ही होगा ना, सेम। तो इसको इसने क्या किया, इतना इतना सिकोड़ दिया दोनों साइड से। अब यहाँ पे करंट को फ्लो करने में मुश्किल होने लगी, भाई जो इतने बड़े रास्ते से फ्लो होते हुआ है वो इतने बड़े रास्ते से कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट को फ्लो होने पे मुश्किल होने लगी। तो अब यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट पर्सन था इसका ये काम हुआ कि ये करंट को इस रेजिस्टेंस के पार पहुंचा दे। ये जो करंट था, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, या फिर पॉजिटिव चार्ज कह लो, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, इसको क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के इस पार पहुंचा दे, ताकि करंट का यहाँ पे फ्लो वापस से बन जाए। तो सिंपल सा तुम्हारा वोल्टेज का काम यही होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज को या फिर किसी भी चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करवा दे। क्या करवा दे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करा दे। ठीक है, तो सिंपल सा इस पिक्चर का मतलब यही है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि तुम्हारा ये क्या है कि एक रजिस्टर है, ठीक है, कई बच्चों को बताओ तो नहीं समझ पाते कि सर वोल्टेज डिफरेंस क्यों आता है या फिर वोल्टेज क्यों आता है। तो देखो यहाँ सिंपल सा मतलब है क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस तुम्हारा आर था। अब रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट के फ्लो को रोकता है, भाई रेजिस्टेंस देता है। तो क्या हुआ, ये करंट के फ्लो को रोकने लगा। अब यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, ये भी सुने हो कि नहीं, रजिस्टर के पास एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप वही काम करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाएगा और इसको यहाँ पे पहुंचा देगा, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से उठाएगा और इधर तुम्हारा पहुंचा देगा। वही जो तुम्हारा वर्क डन होता है वही क्या होता है, तुम्हारा वोल्टेज, यानी कि वही इस पॉइंट का क्या हो गया, पोटेंशियल। समझ गए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग सिंबल्स रखे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जो तुम्हारे यूज होने वाले हैं। इसमें देखो इन सिंबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे या फिर कुछ तुमको समझाएंगे तो वहाँ पे इन सारे सिंबल्स को जानना और इन सारे सिंबल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहला सिंबल है यहाँ पे स्विच का। किसका सिंबल है, स्विच का। अब देखो ये जो स्विच है ये ओपन है। ओपन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा। देखो क्या है कि ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए, और यहाँ पे क्या लगा दिए, मैं हम एक स्विच लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, एक स्विच लगा दिए और इसको ऐसे ओपन कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दे रहे हैं।
अब यहाँ पे तुम्हारा सपोज करंट तुम्हारा इस तरीके से फ्लो करने लगा भाई, यहाँ से करंट तुम्हारा आई करंट निकल गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अब उसको निगेटिव टर्मिनल तक जाना है। अब देखो यहाँ पे तो रास्ता खुला हुआ है ना, ब्रेक है, पाथ क्या है, ब्रेक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। और देखो उसका इस तरीके से दिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज्ड स्विच, यहाँ पे सिंबल किस चीज का है, क्लोज्ड स्विच का है। अब देखो क्लोज स्विच का क्या मतलब हुआ कि हम लोग इसको क्या किए, इस तरीके से क्लोज करा दिए है ना, इसको क्या किए, बंद करवा दिए, यानी कि इसको और इसको टच करा दिए। जब टच करा दिए तो ये स्विच क्या हो गई, तुम्हारी क्लोज्ड हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसा समझो कि ये क्लोज हो गया, तो ये तुम्हारा किसका सिंबल हो गया, क्लोज स्विच का। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे सेल, किस चीज का यहाँ पे सिंबल है, सेल का। देखो ये सिंबल किसका है, तुम्हारा सेल का, और ये सिंबल किसका है, बैटरी का। देखो सेल और बैटरी में बस इतना ही अंतर है कि अगर तुम एक सेल यूज करोगे, यानी कि एक पावर सोर्स यूज करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। अगर तुम एक साथ सर्किट में कई पावर सोर्स यूज कर लोगे, एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोल देते हैं, समझ गए। अब डायोड तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो डायोड को स्किप कर दो। चलो जो नहीं है मैं उसको व्हाइट कलर से पेंट ही कर देता हूँ, ठीक है, जो नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ। जो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में उसको हटा दो। अब देखो डायोड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा दो। हाँ अब बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर के बारे में मैंने तुम्हें ही बता दिया, ये जो आर है, ये जो आर है, ये क्या है, तुम्हारा रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, या फिर इसको हम लोग कभी कभी इस वजह से ऐसे भी दिखा देते हैं कि करली है, यहाँ पे करंट को जाने में प्रॉब्लम होगा, तो रजिस्टर का सिंबल ये भी होता है, ठीक है। तो रजिस्टर क्या करता है, तुम्हारे करंट के फ्लो को रोकता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। लैब वगैरह में जाओगे तो ये तुमको देखने को मिलेगा। इसका शेप कुछ हद तक इस तरीके से होता है, अगर प्रैक्टिकल शेप देखो ऐसे रहता है, और ऐसे ढेर सारी ऐसे कॉइलिंग होती है, ये यहाँ पे बना होता है, ठीक। और फिर उसके बाद एक टर्मिनल तो तुम्हारा ये होता है जो कि बैटरी में इस तरीके से जुड़ा होता है, एक दूसरा टर्मिनल तुम्हारा इसके ऊपर आके ऐसे एरो की तरह होता है, और इस एरो को हम लोग खिसका सकते हैं। इस एरो को तुम जितना इधर ले आओगे रेजिस्टेंस कम होता रहेगा, और जितना इस साइड ले आओगे रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो ये रियोस्टैट का कुछ हद तक इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका एक सेकंड नाम भी लिख लो, रियोस्टैट, रियोस्टैट, ठीक है, इसका रियोस्टैट भी लिख लो। अब देखो फिर उसके बाद आता है एलईडी। एलईडी भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इंडक्टर, इंडक्टर भी अभी नहीं है, ठीक है। तब जब देखो जो जो आता रहेगा मैं पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। लैंप, लैंप, बल्ब, हाँ इसका एक तरीके से सिंबल इस तरीके से भी बना लो, ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। फ्यूज, फ्यूज के बारे में जानते ही हो, वो वायर, फ्यूज देखो फ्यूज क्या काम करता है, इसके बीच में जो वायर होता है, फ्यूज तुम्हारा सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। ये जो बीच में वायर देख रहे हो ना, फ्यूज को जब तुम इसको कनेक्ट कर दोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, मान लो अगर तुम 4 एम्पियर का फ्यूज लगाए हो, अगर तुम्हारी करंट 4 एम्पियर से ज्यादा आ जाएगी, तो ये जो वायर रेड कलर का मैं मार्क किया हूं ना, ये वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये जब मेल्ट हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं पाएगा, तो यहाँ से सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे करंट तुम्हारा रुक जाएगा, और आगे के अप्लायंसेस तुम्हारे सेफ हो जाएंगे। अब देखो ये जो दो तुम्हारे है, ये दो दो मीटर्स हैं, एक में एक है वोल्ट मीटर, एक है एमीटर। ये दोनों मीजरिंग यूनिट है, क्या है, करते हैं मीजर, ये दोनों क्या करते हैं, मीजर करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जैसे वोल्ट मीटर है, ये तुम्हारा वोल्टेज मीजर करता है, एमीटर क्या करता है, तुम्हारे करंट मीजर करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दोनों किस में आते हैं, मीजर करने काम में आते हैं। फिर उसके बाद मोटर। देखो मोटर के बारे में तो तुम अभी मत ही जानो, क्योंकि अरे मोटर सिंपल सा यार, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो फैन देखे हो अपना फैन, वो जो ऐसे ऐसे घूमता है, वही क्या होता है, तुम्हारी मोटर हो गई, वही तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल मोटर। उसका सिंबल इस तरीके से होता है। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर के बारे में मत जानो, अभी कोई मतलब नहीं है। आईडीआर भी मत जानो, बजर भी मत जानो। ग्राउंड, हाँ देखो ग्राउंड क्या होता है, अर्थिंग नाम सुने हो, अर्थिंग। जब भी हम कहीं पे अर्थिंग दे देते हैं, जैसे घरों वरों में अर्थिंग दी जाती है ना, करंट ज्यादा आ जाता है तो अर्थिंग दे देते हैं, तो उसी अर्थिंग का सिंबल ये है। इसको या तो तुम ग्राउंडेड बोल दो, या तो तुम इसको क्या बोल दो, अर्थिंग बोल दो, ठीक है। अब देखो ग्राउंड का यहाँ क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या किए, जमीन, ये इसको ऐसे जमीन दिखाते हैं, और ये वायर आता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो तुम्हारे एक्स्ट्रा करंट होते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा करंट होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा अर्थिंग यानी कि ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ठीक। तो ये चीज हो गया तुम्हारा। अब चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। हाँ देखो ओम्स लॉ,
देखो तुम्हारे पूरे सिलेबस का जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो कहाँ से आता है? तुम्हारे ओम्स लॉ से आएगा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आएगा। कहाँ से आएगा? ओम्स लॉ से आएगा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आएगा। तो इन दो टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से जानते रहोगे तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे कहीं नहीं है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे। पूरे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो आओ ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखो ओम्स ने क्या बताया था कि ये जो तुम्हारा मतलब कंडक्टर है, जब तुम इसको, इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस कंडक्टर में प्रेजेंट है। जब तुम इसको क्या किए कि एक्सटर्नल सोर्स से, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए। इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ फ्लो चालू हो जाता है। किसका फ्लो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, करंट का फ्लो इस साइड चालू हो गया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो तुम्हारा इस साइड चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक। अब देखो इन्होंने यही बोला ओम्स ने, और ये वोल्टेज भी है, ओम्स ने यही बोला कि तुम जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा करंट उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि इन्होंने बोला जो वोल्टेज तुम्हारा आएगा, यानी कि जो करंट आएगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के। यानी कि तुम जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारा करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यही चीज होता है कि जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, यानी कि V इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पे I और R, ये जो तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद जो तुम्हारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है V इज इक्वल्स टू आई आर। ये देखो, सॉरी 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 सॉरी, कलर नहीं चेंज हो पाता है यार पेन का। देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज रेजिस्टेंस? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा रेजिस्टेंस। 2-3 टॉपिक तो इसी पे बेस्ड होते हैं भाई कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। और ये तुम्हारा हर जगह पे आएगा, पावर में आएगा, एनर्जी में आएगा, ओम्स लॉ में आएगा, सर्किट में आएगा, कॉम्बिनेशन में आएगा, हर जगह आएगा। तो रेजिस्टेंस समझ लो, इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लो कैसे क्या ये होता है। ओम्स लॉ तुम्हारा बस इतना ही था, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। हाँ देखो, ओम्स लॉ बता देते हैं क्या क्या है। ये क्या है, तुम्हारा वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज है। ये तुम्हारा क्या है, करंट है। ये तुम्हारा करंट है। और ये क्या है, तुम्हारा रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो टॉपिक यहां डालो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे मैंने तुमको बताया कि, अच्छा चलो एक एग्जांपल समझाते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोज ये तुम्हारी एक रोड है। अब तुम यहाँ से भैया अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हो, बाइक लेकर निकले, दो पहिया अपनी लेकर जाते रहे। अब रास्ते में भाई कहीं ना कहीं ब्रेकर आ जाता है। ब्रेकर आता है तो तुम वहाँ क्या करते हो कि तुम्हारी गाड़ी का शॉकर ना खराब हो, गाड़ी ना खराब हो, चक्का ना खराब हो। तुम यहाँ क्या करते हो, थोड़ा सा गाड़ी धीमे करते हो, आराम से यहाँ पे इस पार ले आते हो, फिर तुम उसी स्पीड में निकल जाते हो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तुम्हारे, ये जो ब्रेकर था, ये जो ब्रेकर था, ये जो ब्रेकर था, ये तुम्हारे स्पीड को स्लो कर दिया ना। यही चीज होता है कि सपोज ये तुम्हारा क्या है, करंट, ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है भाई, करंट यहाँ पे आया, करंट ने, करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस ने धीमे कर दिया, ठीक है। ये जो आदमी था, ये जो इंसान था, ब्रेकर था, ये करंट के फ्लो को धीमे कर दिया। और जब करंट इसको पार किया तो फिर ये अपनी स्पीड में आ गया। तो यहाँ पे जो इसके फ्लो को रोकना चाहे, यानी कि इसके फ्लो को अपोज करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस की डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो, which oppose the flow of current, ठीक है, which oppose the flow of current, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो गई, रजिस्टर की डिफिनेशन हो गई। अब देखो रजिस्टर चेंज कैसे करता है, किस किस तरीके से चेंज करेगा, यानी कि रजिस्टर तुम्हारा किस किस तरीके से चेंज करेगा, ठीक है। मतलब किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर डालो टॉपिक डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर। डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर, ठीक। रजिस्टर किस पे तुम्हारा क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला यहां डालो मटेरियल, दूसरा डालो लेंथ, तीसरा यहां डालो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये 3 चीज होती हैं
लेंथ, एरिया, मटेरियल, रजिस्टर इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और मटेरियल तो अलग अलग कंडक्टर हो गए। ठीक है, डिफरेंट कंडक्टर यहाँ लिख लो, डिफरेंट कंडक्टर, डिफरेंट कंडक्टर। ठीक है, तो ये तीन चीज पे रेजिस्टेंस तुम्हारा डिपेंड करता है। अब आओ देखें डिपेंड कैसे कैसे करता है। यार थोड़ा राइटिंग खराब है, उसको माइंड मत करना, कुछ दिनों में सही हो जाएगी। अब देखो अब किस किस तरीके से करता है। अब देखो मटेरियल की जब बात आती है, अब जैसे तुम्हारे घरों में वायरिंग होती है, ठीक है, अलग अलग वायर मंगाता है इलेक्ट्रिशियन, कहता है ना कि एल्युमिनियम के वायर लाना, वो अच्छा चलेगा। फिर और अच्छा इलेक्ट्रिशियन आता है, कहता है नहीं नहीं एल्युमिनियम का वायर तो कम करंट लेता है, ऐसा करो तुम कॉपर का वायर ले आओ। ठीक है, इस तरीके से ले आओ, मतलब अलग अलग मटेरियल चेंज करते जाए, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती जाती है उसमें करंट ज़्यादा अच्छा फ्लो करेगा, और अगर करंट अच्छा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तुम्हारा, सीधी सी बात है। तो जैसे अलग अलग कंडक्टर चेंज करते जाओगे तुम्हारा कंडक्टिविटी बदलती जाएगी। तो जैसे तुम्हारा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, तुम्हारा सिल्वर हो गया। ठीक है, तुम्हारा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हो गया, सिल्वर, तुम्हारा सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर हो गया। उसके बाद कौन हो गया, कॉपर। एक मिनट, देखो तो तुम्हारा सबसे अच्छा जो कंडक्टर कौन आता है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद आयरन। इस तरीके से तुम्हारे डिक्रीज होते चले जाते हैं, इस तरीके से अगर देख लोगे डिक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारे मटेरियल। अब आओ बात करते हैं लेंथ के बारे में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि यार जगह की कमी है, और जो मेरा पेन टैब है वो बीच में काम नहीं करता है, तो माइंड मत करना, तो जगह की कमी है। ठीक है, तो रफ कर रहा हूँ, थोड़ा नोट कर लेना, कुछ दिन में सब सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं लेंथ, सेकंड चीज बात करते हैं लेंथ की। ठीक, बात करते हैं लेंथ की। अब देखो लेंथ का तुमको मैं एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। सपोज ये तुम्हारी क्या है, एक रोड है, तुम यही वाला एग्जांपल लेते हैं गाड़ी वाला, ठीक है, इसी से समझाते हैं। अब तुम क्या किए, यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। अब जैसे गाड़ी लेकर निकले, तुमको कुछ दूर तो आए, फिर यहाँ पे तुमको जाम मिलने लगा, यहाँ पे ढेर सारा क्या हुआ, जाम मिल गया। अब वो जाम तुम्हारा मान लो एल लेंथ तक लगा था। ठीक है, अब तुम यहाँ पे एल लेंथ तो चल के आ गए, फिर आगे तुम्हारा जाम मिल गया एल लेंथ तक। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि जैसे जैसे जाम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जाम की लेंथ तुम्हारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि तुमको रोकने वाले लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। अब जैसे कि पहले तुमको रोकने वाले लोग इतनी ही जगह पे थे, अब तुमको रोकने वाले लोग इतनी जगह पे हो गए। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारा तुमको रोकने के लिए लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ सीधा सा यही मतलब हुआ कि तुम्हारा जैसे जैसे एल बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। यानी कि एल जो है, यानी कि आर तुम्हारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, यानी कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, अब एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज यहाँ ये समझो कि चलो ठीक है भाई, तुमको जाम तो इसी तरीके से मिल रहा था, तुम जैसे ही आगे निकलते गए तुमको क्या हुआ, जाम मिलता गया। ठीक है, अब तुम क्या किए कि तुम्हारे पास इतने ही जाम थे, ऐसे ही चीज चल रही थी। अब भाई यहाँ से क्या हुआ, तुम जब इतना आगे गए ना, तो तुम पहले तुम्हारा मान लो एरिया, जो तुम्हारी रोड थी वो इतनी चौड़ी थी, जो तुम्हारी रोड थी इतनी चौड़ी थी। अब भाई ये रोड को इतना चौड़ा कर दिया गया, अब ये जो रोड थी तुम्हारी इतनी चौड़ी कर दी। अब देखो यहाँ से तुम क्या हुआ, थोड़ा सा खाली पाए, तुम इधर से पट्टा से निकल गए। अब जब इधर से निकल गए तो तुम्हारा क्या हुआ, एरिया ज्यादा हो गया। अब एरिया ज्यादा होने की वजह से तुम आसानी से निकल गए। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही एरिया ज्यादा हुआ वैसे ही रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा रिजल्ट ये हो गया। अब इन दोनों रिजल्ट को देखकर हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूजन क्या मिलेगा, इन दोनों को देखकर जो तुम कंक्लूजन दे सकते हो, कंक्लूजन तुम्हारा क्या मिलेगा कि आर जो है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। तुम्हारा ये मिल गया कंक्लूजन। अब ये जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तुम्हारा हटाते हैं तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, आर तुम्हारा इज इक्वल्स टू रो, रुको रुको इसको अलग कलर से लिख देता हूँ थोड़ा सा दिखे भाई। ठीक है, कैसा होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक, कैसा दिखेगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे एल क्या है, लेंथ, ए क्या है, एरिया। अब रो
बात आती है इस रो की, ठीक है, ये रो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इसके बारे में अभी जानोगे, तो इसको अभी यहाँ पे नाम जान लो क्या होता है, बस रेजिस्टिविटी है। ठीक, अभी इसका बस नाम जान लो, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और ये होती क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक, ये क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज तो यार रेजिस्टेंस के बारे में जान गए। अब देखो एक चीज आता है वीआई कर्व। क्या आता है? आईवी कर्व और वीआई कर्व। दो तरीके के कर्व के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्व डालो, कर्व, ठीक है, फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक, यहाँ दो तरीके के कर्व के बारे में बात करते हैं। पहला कर्व तुम्हारा हो गया आईवी कर्व, आईवी, सॉरी यहाँ वीआई कर्व डाल लो थोड़ा, क्योंकि आईवी कर्व थोड़ा उल्टा है ना, तो इसको वीआई कर्व के बाद समझाऊंगा। यहाँ डालो वीआई कर्व, दूसरा यहाँ डालो आईवी कर्व। ठीक है, तो यहाँ दो कर्व होते हैं, एक वीआई कर्व होता है तुम्हारा, एक क्या होता है? आईवी कर्व होता है। तो चलो पहले के बारे में बात करते हैं, कौन सा? वीआई कर्व। ठीक है, वीआई कर्व के बारे में बात करते हैं। तो देखो वीआई कर्व के बारे में बात करते हैं, तो डिफिनेशन तुम्हारी ओम्स लॉ की जो तुम्हारी डिफिनेशन थी, थोड़ा यही बताता हूँ क्या होता है। जो ओम्स लॉ की तुम्हारी डिफिनेशन थी, ये क्या थी? V इज इक्वल्स टू आई आर, ये डिफिनेशन थी। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम्हारी क्या होती? ये होती ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब जरा ये देखो, जो तुम्हारा v था वो तुम्हारा y से रिलेट हो रहा है, जो तुम्हारा i था वो तुम्हारा x से रिलेट हो रहा है ना, और जो तुम्हारा r था वो तुम्हारा m से हो रहा है। और अगर यहाँ प्लस जीरो लगा दो तो ये तुम्हारा किससे रिलेट हो रहा है? c से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती हुई समथिंग दिख रही है कि नहीं? तो इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? एक कर्व बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और उस ग्राफ से हम लोग क्या? रेजिस्टेंस को कभी कभी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये ग्राफ होता कैसे है। यहाँ पे क्या है कि एक तुम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, वाई एक्सिस बनाओ। यार थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, स्ट्रेट लाइन वगैरह हमसे नहीं खींच पा रही है इस पे। रुको रुको, यहाँ क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक, एक यहाँ पे तुम ये बनाए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब तुम इस ग्राफ को बनाते हो तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे खींचता है, ये ग्राफ तुम्हारा इस तरीके से बना। ठीक है, और जो तुम्हारा यहाँ पे आता है ना स्लोप m, और यही m क्या होता है? r। ठीक है, और यहाँ पे ये जो y एक्सिस होता है, y इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आता है? v। ठीक है, और यहाँ जो तुम्हारा x एक्सिस होता है ये क्या होता है? तुम्हारा i। ठीक है, और ये m क्या होता है? r, यानी कि रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? तुम्हारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अच्छा ठीक है, इतनी तो बातें हो गई। अब ये बताओ स्लोप निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो किसको किसको आता है? तो देखो मेनली जो स्लोप निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हैशटैग डाल के लिख लेना स्लोप। स्लोप जो बेसिक इसका फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, तो इससे अच्छा देखो, हम लोग एक सीरीज भी लाने वाले हैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग वाली। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा वीआई कर्व से जो क्वेश्चन रहेंगे उनको बताऊंगा कि मैं वीआई कर्व इसीलिए तुम लोग को बताया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वीआई कर्व के बारे में बात हो गई। अब डालो सेकंड आईवी कर्व। क्या डालो? आईवी कर्व। सेकंड डालो आईवी कर्व। ठीक, आईवी कर्व। अब देखो आईवी कर्व कैसे चलता है। लास्ट स्लाइड में जो मैंने तुमको बताया ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या बताई थी? v इज इक्वल्स टू आई आर, ये तुम्हें बताया था। अब देखो यहाँ पे आई वी, अब देखो इधर जो है, अब यहाँ पे तुमको कंडीशन क्या है, हाँ पहले कंडीशन सुन लो उसके बाद बनाना। ठीक है, देखो ये क्या है? तुम्हारी y एक्सिस, और ये क्या है? तुम्हारी x एक्सिस। इस बार तुमको क्या करना है, ये जो तुम्हारी y एक्सिस है इसकी जगह पे तुमको i ले आना है, और ये जो x एक्सिस है इसकी जगह तुमको v ले आना है। ठीक है, अब तुमको ये काम करना है। तो ये काम तुम्हारे कब होंगे?
जब तुम क्या करोगे, ये जो r है इसको इस साइड से भेज दो, यानी कि v/r अगर तुम यहाँ कर दो इज इक्वल्स टू i। ठीक, अब देखो ये तुम्हारी हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको होने के बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई 1/r। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जरा तुम इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब तुम इसको इससे कंपेयर करो, जब तुम इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो y तुम्हारा i से कंपेयर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, v तुम्हारा x से कंपेयर होता हुआ दिख रहा है, और तुम्हारा ये जो 1/r है ये तुम्हारा m से कंपेयर होता हुआ दिख रहा है। ठीक, अगर तुम यहाँ प्लस 0 कर दो तो ये किससे कंपेयर होता हुआ दिखेगा, c से। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन से कंपेयर होता हुआ दिख गया कि नहीं। फिर से तुम्हारी ये ग्राफ इसको ऐसे ही ड्रॉ होगी, और इस बार जो यहाँ पे स्लोप आएगा, ठीक है, यहाँ जो m आएगा वो क्या आएगा 1/r, यहाँ जो अप स्लोप आएगा वो क्या आएगा 1/r। ठीक है, तो IV कर्व में जो स्लोप आता है वो क्या आता है 1/r। ठीक, बस इतना ही डिफरेंस है कि तुम्हारा जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप पहले तुम अगर देखोगे IV कर्व में, IV में देखोगे तो m इज इक्वल्स टू तुम्हारा होता है 1/r। ठीक है, और अगर तुम VI में देखोगे तो तुम्हारा स्लोप जो m इज इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है r। बस इतना ही डिफरेंस होता है IV कर्व में और VI कर्व में। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान में बैठा लो, और जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा कि ये क्यों पढ़ाया था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, तो वहां पे तुमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखो पीछे तुमको रेजिस्टिविटी जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था तो इसके बारे में बताया था कि नहीं, इन महाशय के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब देखो रेजिस्टिविटी जैसे मैं तुमको बताया था ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। देखो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है ओम, इसकी यूनिट क्या होती है ओम, OHM, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी होता है इसको हम लोग रो से दिखाते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है जस्ट अपोजिट इसके, सॉरी गलत लिख दिया। ठीक है, ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसकी भी यूनिट क्या होती है ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर। ठीक, रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर। अब देखो ये क्या होता है, तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। अच्छा हाँ, देखो एक चीज ये भी देखो, तुम्हारा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इन दोनों में अंतर क्या है। सपोज ये क्या है तुम्हारा एक पेन है, ठीक है, पेन। अब इस पे क्या करोगे तुम, एक करंट लगाओगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम 1 वोल्ट का करंट लगा दो, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दो। 1 वोल्ट की बैटरी लगाए, इसमें करंट नहीं फ्लो किया। तुम 2 वोल्ट की बैटरी लगाए, करंट नहीं फ्लो किया। 3 वोल्ट की बैटरी लगाए, करंट फिर भी नहीं फ्लो किया। अब तुम 4 वोल्ट की लगा दी, अब करंट फ्लो कर गया। ठीक है, देखो इसमें करंट किस पे फ्लो किया, 4 वोल्ट की बैटरी पे। यानी कि इस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी थी ना कि भैया हम इतने पे ही कुछ अपने अंदर फ्लो करने देंगे, इसके पहले नहीं फ्लो करने देंगे। तो जब तुम इसके पहले वोल्टेज लगा रहे थे तो कहाँ करंट फ्लो हो रहा था, जब तुम भाई 4 वोल्ट लगाए, जितना इसको पोटेंशियल दे दिए जिसके बाद इसका करंट फ्लो कर सकता है, तभी तो करंट फ्लो किया। वही चीज यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी। यानी कि ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है भाई, कि ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अब जैसे ये प्लास्टिक है, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, कॉपर ले आओगे उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। ठीक है, एल्युमिनियम ले आओगे उसकी रेजिस्टिविटी तो कुछ और होगी। अब रेजिस्टेंस क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा सर्किट कंडीशन पे भी डिपेंड करता था, कितना बड़ा वायर ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, कितना मोटा वायर ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या करती है, कितना मटेरियल ले रहे हो। यानी कि जैसे ये प्लास्टिक है, अगर मैं इसमें कितना 2 ग्राम प्लास्टिक ले लूं तो भैया रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी, 4 ग्राम ले लूं तो रेजिस्टिविटी फिर अलग हो जाएगी। तो अलग अलग उस पर डिपेंड करता जाता है, समझ गए हो ऐसा। अब हाँ, ये मत कंक्लूड कर लेना कि मास पे होगी, मेरा कहने का मतलब है मटेरियल, समझ रहे हो, कि प्लास्टिक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, अलग अलग होती जाएगी। ठीक है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती जाएगी। अब देखो कंडक्टिविटी के बारे में आते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये रेजिस्टेंस का तुम्हारा हो गया, ये रेजिस्टिविटी क्या हो गया, अब कंडक्टिविटी। अच्छा देखो कुछ अपोजिट लग रहा है कि नहीं, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब वो चीज होती है जो किसी के फ्लो को रोकती है, कंडक्टिविटी वो चीज होती है जो किसी के फ्लो को कहती है आओ भैया हम कंडक्शन के लिए तैयार हैं, हम अपने अंदर ले लेंगे चीजें सारी। तो वो क्या होती है तुम्हारी कंडक्टिविटी। इसको हम लोग दिखाते हैं म्यू से, सॉरी रो से। इसको हम लोग किसको दिखाते हैं, रो से। और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 रेजिस्टिविटी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट्स कह लो, शॉर्ट नोट्स टाइप की जाती है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है रो, यानी कि तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी है इंक्रीज होती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। अब देखो क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज हो जाती है ये समझाता हूँ।
अब जैसे तुम्हारा क्या है कि एक मटेरियल है तुम्हारा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक मटेरियल है, यहाँ पे क्या था, एक ये मटेरियल था, इसके अंदर भैया इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या किए, आग लगा दिए, यहाँ पे क्या किए, नीचे इसे लकड़ी वकड़ी अपना जला के इसमें क्या किए, आग लगा दिए। जब तुम इसमें आग लगाओगे तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा भाई, हम इसमें करेंगे, इसमें आग लगा देंगे, अब ये गर्म हो जाएगा। जब गर्म होने लगेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब जैसे तुमको किसी ऐसे जमीन पे खड़ा कर दें नंगे पैर और आग लगा दें तो क्या करोगे, कूदने लगोगे ना गर्म होने के बाद। तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे कूदने लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे भागने लगा इन द सेंस इसके रैंडम मोशन होने लगे, यानी कि ये क्या हुआ, बहुत रैंडमली मूव करने लगा, और उस रैंडम मोशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि जब तुम इसमें करंट फ्लो करवाओगे तो भैया बहुत ज़्यादा इसमें लड़े भिड़ेंगे ना, क्योंकि ये खुद ही रैंडम मोशन अंदर है। अब ये जब अंदर जाएगा तो ये और रैंडम होता चला जाएगा, तो इस वजह से रैंडम मोशन के कारण इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये होता क्यों है, ये होता है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस वजह से होता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस वजह से बढ़ता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रैंडम मोशन करते हैं तो रेजिस्टिविटी तुम्हारी क्या होती है, बढ़ जाती है, समझ गए। तो चलो आगे चलते हैं आप। अच्छा ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब यार ये थोड़ा सा अलग यूनिट यहाँ से शुरू होती है, मतलब यहाँ से तुम कह लो न्यूमेरिकल भी शुरू होते हैं, क्वेश्चन भी शुरू होते हैं। तो अब टाइम भी हो चुका है 50 मिनट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ना कि इस लेक्चर को एक नेक्स्ट पार्ट दे देते हैं, नेक्स्ट पार्ट से इसको शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स, अपनी प्रिपरेशन करते रहो, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मन करे सब्सक्राइब करो, मन ना करे तो सब्सक्राइब मत करो, तुम्हारी मर्जी, मैं कभी नहीं बोलता, ठीक। चलो थैंक यू, बाय बाय।